नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज की क्लास में हम लोग मोशन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। मोशन में ये आपके एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत करने वाले क्वेश्चंस हैं। सारे आपके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आते हैं रेलवे पर, चाहे वो एएलपी में हो, टेक्नीशियन में हो, एनटीपीसी में हो, ग्रुप डी में हो या अदर किसी एग्जाम में, वो सब ये एक साथ लाया गया है और आपके बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस है जो रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, उस दृष्टिकोण से आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इसके बाद भी बेहतरीन तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट की, केवल साइंस बस नहीं, उसमें आने वाले जीके जीएस पोर्शन, साथ में मैथ्स की, रीजनिंग की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एनटीपीसी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर वो अवेलेबल है, ठीक है। साथ में ये सीरीज चल रहा है जिसके साथ आप एमसीक्यू करते हुए चलिएगा। तो आज की क्लास में मोशन से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहले नियम को दर्शाता है, कौन शो करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो कौन दर्शाएगा, इस चीज को पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब जड़त्व का नियम क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है? जो गति है, गतिशील है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और लॉ जो मोशन का इनर्शिया था ये, और एक रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है। रेस्ट का इनर्शिया, विराम का जड़त्व क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम की अवस्था में है, स्टेबल अवस्था में है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स आरोपित न किया जाए। ये पहला नियम बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो ये किस किस नियम को दर्शाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, इसको समझते हैं। पहला दे रहा है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी से धीमी होना शुरू हो जाती है। तो भैया ये तो चल ही रहा है, पैडल से चल ही रहा था, तो इस पर कहीं पर इनर्शिया नहीं आ रहा है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती हुई गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो ये तो यहाँ पर फोर्स को कम करने का प्रयास कर रही है। सेकंड लॉ में होता है। सेकंड लॉ क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। तो ये सेकंड लॉ में होता है आपके न्यूटन गति के द्वितीय नियम पर। तो पहला और दूसरा तो नहीं है। तीसरा, जब एक बस अचानक शुरू होती तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ये सही आंसर है। कैसे? यहां पर इनर्शिया आया ना, इनर्शिया जड़त्व आया। कौन सा वाला? तो ये हुआ अचानक शुरू, मतलब आप विराम की अवस्था में थे। बस के अंदर जब आप बैठे हो, बस अभी शुरू नहीं हो, तो कैसे? स्टेबल मोशन में हो ना, विराम की अवस्था में हो। बस अचानक से शुरू होना चालू करती तो आप बैठे थे और अचानक से ऐसे पीछे झटका खाते हो। कारण क्या है? बस गतिशील हुई, आप रुके हुए थे तो आप पीछे की ओर झटका खाते। तो ये लगता है आपका गति का प्रथम नियम। और ये कौन सा है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया का उदाहरण है। ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया का है। तो मोशन ऑफ इनर्शिया, जब बस चल रही हो और अचानक से रुक जाए, ठीक है, जब बस चल रही हो और अचानक से रुक जाए तो वो होता है मोशन ऑफ इनर्शिया। तीसरा है, तो ये सी आंसर जो था, तीसरा ऑप्शन सी आपका करेक्ट था पहले नियम के अकॉर्डिंग। और ये रॉकेट लॉन्च करना है ना, थर्ड लॉ पर रिएक्ट करते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, खाली स्थान के कारण होता है। तो पेड़ की शाखा में जो तेजी से हिलाओगे तो पत्ती पहले क्या था? मोशन था क्या? नहीं, स्टेबल था, मतलब रेस्ट पोजीशन पर था, रुका हुआ अवस्था में था। रुकी अवस्था में आपने पेड़ को हिलाया तो रुकी हुई अवस्था से जो पत्ती नाजुक रहती है या जो कम उसका पकड़ रहता है डंगाली के साथ, वो झड़ जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? इनर्शिया आया। तो जड़त्व के कारण क्या होता है? पत्तियां गिर जाती हैं, फल, पेड़ को हिलाने से फल गिर जाएंगे, पत्तियां गिर जाएंगी। साथ में कंबल पर अगर डस्ट है, कंबल के डस्ट को हटाना है तो आप कंबल को अगर एक क्या बोलना चाहिए, लकड़ी से मारते हो तो डस्ट नीचे गिर जाता है। ये सब क्या है? आपका इनर्शिया है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया के ये सब उदाहरण होते हैं। विराम का जड़त्व। अगला है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम क्या बोलता है? गति का दूसरा नियम बोलता है, उसके लिए संवेग समझना होगा। संवेग क्या होता है? मोमेंटम।
मोमेंटम होता है जिसको पी से दर्शाते हैं, ये बोलता है किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट का एक द्रव्यमान होता है m, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर का संवेग क्या होगा mv। द्रव्यमान गुना वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। और इसी संवेग में जब परिवर्तन होता है समय के साथ, तो ये क्या कहलाता है, आपका संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। और ये बताता है आपका द्वितीय नियम। तो मैंने क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर ही आपकी बल होती है, लेकिन संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, इसमें परिवर्तन की दर ही बल को बताती है। तो ये किसको बता रहा, संवेग से संबंधित है, संवेग के द्वारा ही तो ये चीज आया है, अगर संवेग नहीं होता तो नहीं आता। और दूसरा परिभाषा आपने पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण m/a। तो भैया ये v था, v समय के साथ अगर चेंज होता है v में, वेग में, तो क्या होता है, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो इसी का डिराइव्ड फंक्शन है ये, व्यंजक है ये, ठीक। तो आता संवेग से ही, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दूसरा नियम संवेग से संबंधित होता है, मोमेंटम से। अगला प्रश्न, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, इफ द राइफल मूव्स बैकवर्ड विथआउट स्टॉपिंग, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल। क्या होगा, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाएगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम हो जाएगी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी या शून्य होगी। तो शून्य तो कभी नहीं होता। क्यों, समझा रहा हूं। थर्ड लॉ यहां पर काम करता है, जब भी बंदूक से गोली निकले, रॉकेट ऊपर की ओर जाए या किसी भी पदार्थ पर बल लगाओ तो अब आपके विपरीत दिशा पर भी बल लगता है। तो क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया बल लग रहा है, एक्शन के अपोजिट एक्शन अगर लगे, अपोजिट एक्शन अगर लग रहा है, विपरीत क्रिया लग रही है, तो वो क्या होता है, आपका गति का तृतीय नियम बताता है न्यूटन के अकॉर्डिंग। और यहां पर वही होता है कि बुलेट से गोली इस ओर निकलती है और बुलेट भी पीछे की ओर जाता है, बुलेट का जो राइफल है वो पीछे की ओर जाता है। तो बुलेट तो इधर निकल गई, राइफल भी पीछे की ओर जाएगा। यहां पर लगने वाला बल समान होगा, जिस बल से आगे की ओर गया उसी बल से पीछे की ओर राइफल आएगी। प्रतिक्रिया और बल, लगने वाला बल दोनों समान रहेंगे, बल तो समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा। तो समान नहीं मार देना, बराबर नहीं मारना, वो बल पूछता तब बराबर रहता। गतिज ऊर्जा में चेंजेस होता है, कारण क्या समझना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मोशन, ये बल और ये स्पीड, वेलोसिटी जो होती है ना बंदूक की कम होती है लेकिन गोली की ज्यादा होती है, और स्क्वायर के फॉर्म में है। तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और जिसका वेलोसिटी कम उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम। अगर बुलेट की रफ्तार से अगर राइफल पीछे की ओर आए ना भाई, तो आपका हड्डी के साथ तोड़ते हुए पूरे भुजा को लेकर पीछे चले जाएगा राइफल, लेकिन केवल झटका देता है जोर से। वो कारण क्या है, उसका वेलोसिटी कम होता है। तो वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो गोली की गतिज ऊर्जा से उसकी ऊर्जा क्या होती, कम होती। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम के लिए गलत कथन है। तृतीय नियम के लिए थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। इक्वल बराबर, क्रिया के विपरीत और बराबर, बराबर बोले या समान बोले, प्रतिक्रिया बल लगती है। ये तृतीय नियम आपको बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है। अब इसके लिए गलत कथन बोल रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो जो इस नियम को फॉलो ना करे वो रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला क्या बोलता है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, तो यही तो थर्ड लॉ बोलता है। जब दो वस्तु एक दूसरे की ओर बल लगाए तो उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बराबर बल वापस लगता है, तो क्या होता है, बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। तो ये तो पहले सही हो गया, हमको तो गलत पूछा है, तो ये हो नहीं सकता हमारा। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कूदता है तो नाव की पीछे की ओर जाता है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके पैर के द्वारा भी, आपके बॉडी के द्वारा भी उस नाव पर बल लगाया जा रहा है, और आप तो आगे जा रहे हैं और नाव पीछे जा रहा है। तो क्या हुआ, बल बराबर लगा और विपरीत दिशाओं में लगा, विपरीत दिशा में लगा, इसलिए आप इधर गए और नाव इधर गया। तो ये भी सही है, तो ये गलत नहीं होगा। गलत पूछा है तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो गया। गलत कथन क्या होगा, गलत कथन ढूंढना है, तो सही कथन था। रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करना थर्ड लॉ पर आता है, तो ये तो सही कथन है। गलत कथन कैसे हो गया, तो बचा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने की भी जरूरत नहीं, और पढ़ लो तो बेहतर है, ठीक है, पढ़ लो तो बेहतर है। क्या बोल रहा है समझ लो। जब हम पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल धीमी हो जाती है, भैया इसके कारण थोड़ी ना होती है, आपने उसको फोर्स देना बंद कर दिया, इसलिए वो धीरे धीरे रिटार्डेशन होता है, यहाँ पर मंदन होता है, ऋणात्मक त्वरण आ जाता है, इसलिए बंद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक। तो ये थर्ड लॉ पर आता नहीं है, ये थर्ड लॉ के लिए गलत कथन कौन सा था, तो ऑप्शन डी था। अगला, गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ नीचे करता है, या कौन सा नियम आधारित है, अभी मैंने बताया था।
सेकंड लॉ पर ही काम करता है। पहले क्वेश्चन में उदाहरण आया था तो मैंने बोला दूसरे नियम पर। दूसरा नियम बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग, बॉल आ रहा था, उसका कुछ द्रव्यमान था, उस एक वेग से आता था तो उसके अंदर संवेग था। आपका हाथ है, आपके हाथ का भी कुछ द्रव्यमान होगा और आप अगर पीछे हटाओगे तो ये क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है। मोशन में मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी संवेग आया। और दो संवेग अगर समान दिशा में लगेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो वहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और लगने वाला फोर्स कम होगा तो हाथों के ऊपर वो आसानी से आ पाएगा और आप उसको पकड़ पाओगे। लेकिन आपने ऐसे ही रख दिया, बॉल को आने दिया, तो बॉल यहाँ पर उसी बल के साथ टकराएगा और वापस जाने का चांसेस रहता है। तो कैच छूटने का कारण यही रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हाथ पर अगर पड़ता, हाथ को भी चोट लगती है और उछल कर वो बाहर चले जाता है। गेंद ग्रैब नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। लेकिन पीछे की ओर लाओ तो वेलोसिटी को आपने डिफरेंस कर दिया, वेलोसिटी में डिफरेंस आया तो आसानी से आप पकड़ पाते हो। तो ये दूसरा नियम पर आधारित होता है। पीछे क्यों करते हैं, तो दूसरा नियम क्यों, संवेग में परिवर्तन करना होता है ताकि चोट हाथ को कम लगे, फोर्स कम अप्लाई हो। ठीक, दूसरा नियम पर आधारित है। अगला, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है कि संबंध में व्याख्या करता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सभी क्या। तो भाई अगर आप बॉल को ऐसे दीवार पर फेंक रहे हो, किसी भी दिशा में फेंक रहे हो, तो वो टकराकर वापस आ रहा है, मतलब क्या है, जितना बल उसने लगाया था बॉल के द्वारा दीवार पर, दीवार ने भी बॉल पर उतना ही बल लगाया, इसलिए वो वापस आया। तो एक्शन एंड अपोजिट एक्शन दोनों बराबर हो गए और विपरीत दिशाओं पर लगा, इसलिए बॉल वापस आ पाता है। तो थर्ड लॉ के कारण ही हो पाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं रेलवे में। आपके अधिकतर क्वेश्चन देखोगे फिजिक्स से तो उसके एप्लीकेशन पर बेस, उसके एग्जाम्पल पर बेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यही तो था, और क्या हो जाएगा नया। अगला, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहा जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही तो बोलता है। समान किंतु विपरीत, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एन एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु द्वारा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर लगाया जाता है वस्तु पर। तो ये पहला ही सही हो गया, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। पहला आपका राइट आंसर था। ठीक है, 8वां का ए टिक लगा देता हूं, नहीं तो बोलते हो आप लोग टिक नहीं लगाते। ये लो, ठीक है। अगला प्रश्न, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। सेकेंड लॉ क्या दर्शाएगा। सेकेंड लॉ संवेग में परिवर्तन की दर दर्शाता है, वहां से बल निकलता है आपका। देख लो सब स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। मतलब क्या बोल रहे हैं, हिंदी में है, शुद्ध हिंदी है, इंग्लिश वाला आप इंग्लिश पढ़ लेना, बट मैं समझा देता हूँ बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर कोई स्थिर है, स्टेबल है, रेस्ट की पोजीशन पे है, तो रेस्ट एक समान या फिर एक मोशन करती हुई अवस्था में पोजीशन पे है, स्टेट में है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो जो रेस्ट वाला था मूव करने लगेगा और जो मूव कर रहा था रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जब तक कि बाह्य बल लगाकर मजबूर नहीं किया जाता। तो क्या होता है ये, लॉ ऑफ इनर्शिया प्रथम नियम को बताता है। तो ये तो गलत हो गया। जब शुद्ध बल लागू होता है, मतलब जो एक्चुअल अप्लाइड फोर्स होता है, नेट अप्लाइड फोर्स लागू होता है, तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है। एक समान गति से गतिमान होती है, द्वितीय नियम थोड़ी ना बोलता है एक समान गति से गतिमान होगी। तो वो तो एक समान गति के लिए आपका एग्जाम्पल हो गया, या एक समान गति का ये परिभाषा हो गया। तो ये तो द्वितीय नियम नहीं बोलता है, ये भी हट गया। अगला है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। गति में परिवर्तन की दर, और क्या दिया यहाँ पर, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक दिशा में होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लो। लग दोनों सेम रहा होगा, यहाँ पर भी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू बल के साथ बदल जाती, तो लागू बल के साथ नहीं बदलती है। अगर परिवर्तन हो रहा है स्पीड में, मोमेंटम में, या चेंज हो रहा है वेलोसिटी में चेंज हो या स्पीड में चेंज हो, तब क्या होगा, बल बदलेगा, बल के साथ ये नहीं बदलेगा। एक बेसिक एग्जांपल है ये, गति में परिवर्तन हो रहा है इसलिए बल में परिवर्तन होगा। समझ में आया। और यहाँ क्या बोलते हैं, जब किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ये आपके सेकंड लॉ बोलता है। सेकंड लॉ यही बोलता है क्या, डी अपॉन पी मतलब मोमेंटम अपॉन डी टी। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यही होता है। तो वस्तु की गति के परिवर्तन की दर, मतलब गति में परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, शुद्ध बल की दिशा में, मतलब बल जिस दिशा में लग रहा है उसी में लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वो बदलते हुए चल रहा था ना, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी बदलते हुए लगेगा। तो ये आपका करेक्ट था। सी वाला में स्पेशली नहीं बताया था, इसमें परिवर्तन की दर लागू बल के दल के साथ नहीं बदलती, बल की दिशा में वो बल को चेंज करते हुए बदलती है। ठीक है, ऑप्शन 10
सॉरी क्वेश्चन 10, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में मतलब रेस्ट की पोजीशन पर है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कौन सा नियम है? पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम यही बोलता है। और पहला नियम को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो रेस्ट वाले में बोले तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन वाले में बोले तो मोशन ऑफ इनर्शिया। अगला, कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला क्या बोला? जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, अचानक रुकती है तो बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। कौन सा कथन गलत है बोल रहा ना? जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय के लिए घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। ये मैंने नॉर्मल पढ़ा इसलिए ताकि आपको समझ में आए क्या क्या बोल रहा था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना 11वीं का। ये चारों चीजों को मैंने पहले ही समझा रखा है। तो कौन सा सही है आप बताइएगा। सॉरी, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है, तो कौन सा कथन गलत है बताना। ठीक है, तो 11वीं का ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से चलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती। कौन सा कारण है भैया? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यही तो है। पेड़ बोले, पेड़ से पत्ती बोले, पेड़ से फल बोले, कंबल से धूल बोले, ये सब इनर्शिया का ही काम होता है। अगला है 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इनवर्स टू क्या कहा जाता है? सिंपल सा चीज है भैया, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन क्या होता है? द्रव्यमान गुना मतलब बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान का आपका क्या होता है जी? द्रव्यमान का होता है आपका इसका न्यूटन हो गया। एम का क्या होता है? किलोग्राम, तो केजी लिखोगे आप। ए का क्या होता है? ए का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को तो पूछ रहे, 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो 1 न्यूटन ही कहा जाता है। 1 न्यूटन। न्यूटन को परिभाषित करने का ये दूसरा है। अगर न्यूटन के बारे में डायरेक्ट दूसरा मात्रक पूछे बल का तो यही बताओगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का ये दूसरा मात्रक होता है या बल का दूसरा मात्रक होता है। न्यूटन का डिराइव्ड यूनिट है वो। ठीक, आगे देखो, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, जहां n का मान क्या होना चाहिए? एट एनी इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस। हियर द वैल्यू ऑफ n शुड बी क्या होना चाहिए? सिंपल सी चीज है जी। मैंने बोला थर्ड लॉ पर काम करता है रॉकेट का ऊपर जाना। जब थर्ड लॉ पर काम करता है तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है आपका कि निकलने वाली गैस मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया कब होगी? जब गैस निकलेगी और उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। तो रॉकेट की जो वेग होगी वो क्या हो जाएगी? रॉकेट की गति, ये रॉकेट की गति बोलो या वेग बोलो, वेलोसिटी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? गैस की गति की, गैस के निकलने की गति की। इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसी को पूछ रहा है कि इसके घात के कितने घात के बराबर होगा? n घात। n घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बोल रहे हैं। रॉकेट की गति गैस के निकलने की गति के n घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, मतलब 5 न्यूटन का अगर इधर बल लगा है तो 5 न्यूटन का बल ऐसे वापस लगेगा। तो भैया 5 ही न्यूटन का बल वापस कब लगेगा? जब घात 1 होगा। अगर ये घात 2 4 करोगे तो वो तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा जी। बराबर कब लगेगा? बराबर कब होंगी वैल्यू? जब n की वैल्यू 1 होगी। तो हमेशा कभी भी आपको पूछे ऐसे प्रश्न तो n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, घात की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तभी तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो पाएंगे, नहीं तो ये तो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ने लग जाएगा स्पीड। ठीक, समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। अगला, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्के लगाओगा? न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ अभी मैंने बताया, आप जितना बल लगाओगे उतना ही आपको बल वापस महसूस होगा। तो कितना? 50 केजी के का आदमी था, 50 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा था। तो 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति पर कितना बल से धकेला होगा? सेम 50 न्यूटन के बल से। सेम क्यों ऐसे बोल सकते हो सर? ऐसे ही वेट तो उन लोग का कम ज्यादा है। अरे वेट कम ज्यादा है ना, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? जैसे मैं दीवार पर अगर धक्का लगा रहा हूं, दीवार का वेट कितना है जी? मैं ढकेल पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं जितना भी फोर्स लगाऊंगा दीवार के ऊपर, दीवार वापस मुझ पर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा।
तो ये थर्ड लॉ बोलता है। तो 50 न्यूटन का ही बल लगेगा और उससे ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा। ये अलग बात है कि वो लोग कुश्ती कर रहे होते हैं या फिर हाथ जो लड़ाई होती है, हाथ वाली जो कुश्ती होती है, पंजा लड़ाना जिसको बोलते हैं, पंजा लड़ाते टाइम अगर वो एक दूसरे से पंजा लड़ा रहे हैं और दूसरे का पलड़ा भारी हो रहा है तो वहां पर अलग चीज लगेगा, उसके बल से ज्यादा बल वो लगाएगा। अभी केवल धक्का देने की बात कर रहा हो तो कितना सामने वाला भी 50 न्यूटन के बल से उसके ऊपर धक्के का एहसास करेगा। आगे देखते हो गति के प्रथम समीकरण क्या है। गति के टोटल 3 समीकरण होते हैं, इसमें प्रथम समीकरण को आपको पूछ रहा है क्या होगा 4 ऑप्शन में से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s या ये। तो ये तो होता ही नहीं, यही 3 समीकरण है जिसमें से पहला ये होता है, ये कौन सा है, ये दूसरा है, ये कौन सा है, तीसरा है। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है गति से संबंधित समीकरण, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तीनों याद रखना, बहुत पूछते हैं। इसके बारे में पूछेगा कौन सा ग्राफ बनाता है, तो हमेशा याद रखना ये वेग समय ग्राफ बनाता है। इधर जो आएगा ना, ये इधर बराबर के लेफ्ट साइड में जो आएगा उसका नाम तो रहेगा ही रहेगा। ये v वेग को दर्शाता है, ये s पोजीशन को दर्शाता है, पोजीशन मतलब स्थिति, हिंदी में स्थिति, इंग्लिश में पोजीशन बोलोगे इसी को, स्थिति को दर्शाएगा। और ये भी फिर से वेग दर्शाएगा। तो इधर तो सब वेग वाले आ गए, वेग स्थिति वेग। और इधर अगर समय है तो समय लेना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पर भी समय है तो समय लोगे आप, तो ये वेग समय ग्राफ और ये स्थिति समय ग्राफ। यहाँ पर समय नहीं था तो समय नहीं था तो क्या बचा, स्थिति बचा, तो वेग स्थिति ग्राफ। और यही पूछता है कि बताओ पहला समीकरण जो है वो कौन सी ग्राफ को प्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी टाइम या फिर वेग समय, दूसरा वाला पोजीशन टाइम या फिर स्थिति समय, और तीसरा वाला वेलोसिटी पोजीशन या फिर वेग स्थिति ग्राफ को दर्शाता है। तो ध्यान में रखना, तो पूछा जाता है। तो पहला समीकरण आपका ये था, ऑप्शन नंबर ए। अगला समीकरण देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u क्या है जो स्थिति समय में संबंध दर्शाता है, तो स्थिति समय में ही था, यही मैंने अभी आपको बताया पोजीशन टाइम के बीच में। तो ये u क्या है भैया, इस समीकरण में ये पोजीशन है, t तो आपको हमेशा पता होता है टाइम ही दिखाएगा, एक किसके लिए पढ़ते हैं, त्वरण के लिए, तो एक्सेलरेशन दर्शाएगा। बचा u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और कहीं पर अगर v आ जाए तो ये एंड वेलोसिटी होती, लास्ट वाली, अंतिम वाली। ये प्रारंभिक वेग होता है तो वो अंतिम वेग होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो u के बारे में पूछा था, प्रारंभिक वेग आता। अगला, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है, ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, स्थिति समय, स्थिति वेग, वेग समय, वेग त्वरण। क्या, तो ये कमेंट करके बताना। अभी मैंने बताया था तीनों समीकरण के बारे में, कौन किसको किस प्रकार के ग्राफ को किस प्रकार के संबंध को बताता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट करके बताना, 18वां का। अगला, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। प्रतिघाती वेग मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला वेग, जो रिपल वेलोसिटी जो होगी ना आपकी और वापस आने वाली वेलोसिटी होगी, उसको पूछ रहा क्या होगा। तो भैया अभी मैंने बताया कि गोली जिस दिशा में जाएगी उधर एक वेग काम करेगा और दूसरा आपके राइफल को या पिस्तौल को पीछे की ओर धकेलने में एक वेग काम करेगा। तो 2 वेग आ रहे हैं अलग अलग, और वेग कहाँ आएंगे, यहाँ पर तो बल आपने बताया था सर, तृतीय नियम, थर्ड लॉ काम करता है, तो बल, हाँ, तो फोर्स दोनों के बराबर होंगे, लेकिन क्या होगी, दिशाएं विपरीत, तो एक में माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यही बल मैंने क्या पढ़ाया था, संवेग में परिवर्तन ही तो पढ़ाया था क्या। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, इसी में परिवर्तन ही तो बताया था क्या। तो जितने समय पर गोली आगे की ओर निकलेगी उसी समय पर तो पिस्तौल आगे पीछे की ओर जाएगा, कुछ समय अलग अलग रहेगा क्या, नहीं सेम समय पर होगा। तो ये तो पहले ही हट गया, जब सेम समय है तो सेम समय है तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंट पर रहेगा ना, इनिशियल पर रहेगा तो मतलब पहले ही सेकंड पर ही घटनाएं हो जाएंगी, तो ये तो पहले ही हट गया। तो बचा क्या आपका mv बराबर, और माइनस था वहां पर तो माइनस mv, इसको m1 m2 या कैपिटल m कैपिटल स्मॉल m ये मान सकते हैं। अब ये जो होगा आप पिस्तौल के लिए मानोगे और इसको मानो गोली के लिए, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये पिस्तौल के लिए था, तो पिस्तौल के लिए अब क्या दिख रहा है आपको, दोनों बराबर ही दिख रहे हैं क्या, अभी भी के केस में भी तो ये क्या दिख रहे हैं जी, बराबर ही तो दिख रहे हैं ना। अभी भी बल क्या था, बराबर ही तो था, संवेग में परिवर्तन की दर ही तो बल था, तो बल बराबर लग रहे हैं। और इसी फॉर्मूले से आपका आंसर अब निकल के आएगा, कैसे समझ जाओ। 3 किलोग्राम का आप क्या है, पिस्तौल है, ठीक है। एक पिस्तौल से इतने की वेलोसिटी से जाती है, कौन, ये गोली के बारे में बात कर रहे हो, जो कि 40 ग्राम का गोली है, 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग मैं v मान कर चलता हूं होगा। अब देखो कट रहा है क्या, 3 kg था
और ये ग्राम में था, तो पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं करता हूँ 40 गुना 180 बटे 3 को इधर भेजूँ और ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 3000 ग्राम हो जाएगा। ये सिंपल, डबल जीरो कट गया। ये दिख रहा था 6 पंचे 30, 6 तिया 18, तो 4 तिया 12 बचा। कितना बच रहा है? 4 तिया 12, तो v बराबर क्या आ रहा है आपका? 4 तिया 12, और नीचे क्या बचा था? 5। देखो काट करते, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब v जो पिस्तौल की वेलोसिटी क्या होगी? 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी। और माइनस में था, क्योंकि माइनस से चिन्ह चल रहा था तो माइनस आप लेंगे, तो -2.4 होगा। क्यों? क्योंकि गोली चलाना आपका मेन उद्देश्य था। गोली जिस दिशा में चल गई, अगर उसके विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव फोर्स होगा, नेगेटिव स्पीड होगा, नेगेटिव त्वरण होगा। तो नेगेटिव मतलब पीछे की ओर, इसलिए इसकी स्पीड को नेगेटिव लेते हैं। -2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। तो ये कैसे आता है मैंने बता दिया। अब हमेशा आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, केवल mv = mv वाला आप फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। आता कैसे ये मैं समझा रहा था। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, वह 8 मीटर पर सेकंड की दर से स्थिर अवस्था से गतिमान है। वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल सा चीज था, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब जाओगे तो नीचे चले जाओ। कॉलिंग है क्या आपका? नहीं, ठीक। 20वां क्वेश्चन, तो एक वस्तु 50 किलोग्राम है, वह 8 मीटर पर सेकंड की दर से स्थिर अवस्था से गतिमान होती है। वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल सा चीज था, 15 सेकंड में। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि सर दूरी कैसे ज्ञात करें? तो दो तरीके हैं, एक तो हमेशा संवेग वाले फॉर्मूले से, या तो बल वाले फॉर्मूले से आपके आंसर आएंगे, या तो गति के जो 3 समीकरण दिए ना उस फॉर्मूले से आते हैं आंसर। तो गति के 3 फॉर्मूले हम कैसे मालूम चलेंगे? क्या दूरी बोल रहे हैं ना, दूरी के लिए क्या पोजीशन, स्थिति ही तो दूरी को बताएगा। क्या पहले मैं अपने घर पर था, ये मेरा पोजीशन था, अब मैं कोचिंग पे हूं, ये मेरा दूसरा पोजीशन हुआ, तो दोनों पोजीशन के बीच में क्या आएगा? दूरी ही तो आएगा, डिस्टेंस ही तो आएगा। तो ये दूरी जब भी पूछे तो S = UT + ½ AT²। ये इंक विजिबल है कि नहीं? अच्छे से दिख रहा ना? ठीक, यही S निकालना था। U क्या होता है? आपका प्रारंभिक वेग होता है। कहीं पर भी वेग की चर्चा की गई है क्या? नहीं की गई है, मतलब ये 0 होगा। समय कितना बोला था? 15 सेकेंड + ½ एक्सेलरेशन कितना बोला है? 8। समय कितना बताया था? 15। सर यहाँ पर 50 किलोग्राम का कोई यूज नहीं हो। हाँ, नहीं होगा ना। अगर यहाँ पर लगने वाला होता तो मैं लगाता। दूरी के कॉन्सेप्ट में अगर 50 किलो का काम आता तो मैं यूज करता, नहीं आया तो क्यों करूं? तो 0 हो गया, 15 × 0 प्लस ये 2 से 4 बार में गया, 15 × 4 = 60, और 60 का 0, 15 × 6 = 90, 900। तो टोटल जोड़ोगे तो क्या आएगा जी? 900 ही आएगा। और किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। मीटर में ही दिया था, तो 900 मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है। पूछ क्या रहा है? दूरी पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमेशा। वेलोसिटी पूछे तो 2 फॉर्मूले हैं, v = a + u + at, या v = u² + 2as। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको जो गिवन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। अगला, किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड व्हेन थ्रोन फ्रॉम एन एंगल। सिंपल सा, जब ये दूरी की बात करता है ना तो ये रेंज को पूछता है। क्षैतिज परास बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब रेंज के बारे में पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। ये इसका फॉर्मूला है। और यही 2θ के बारे में पूछ रहे कि कितने एंगल से भेजा जाए, तो ये 2θ कब मैक्सिमम होगा? ये टोटल वैल्यू एंगल के साथ कब मैक्सिमम होगी? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन 1 कब होता है? साइन 90 पर होता है। साइन 90 डिग्री पर ये 1 होता है। तो ये 2θ एंगल ही था, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसमें एक्चुअल में थीटा क्या बताता है? एंगल को बताता है। तो 2 इधर कर दूं, 90/2 मतलब 45। तो एंगल मतलब मेरा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए। तब ये 2θ करके 90 होगा। 90 की वैल्यू 1 आएगी, और जैसे ही वैल्यू 1 आएगी क्या हो जाएगा? u²/g। और ये क्या है? यही आपका सबसे ज्यादा तय किया गया दूरी होगा किसी भी पिंड के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ये मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम रेंज। तो कब? 45 डिग्री के एंगल पर। तो डायरेक्ट अगर किसी को 90 लगता है, 90 नहीं मारना। अगर ऑप्शन में दिया है भैया 90 आता कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया।
90 तब आएगा जब एंगल आप 45 रखोगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही 2 थीटा आता है, तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 90 डिग्री। तो ये याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है, आते ही हैं क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना, ठीक। और ये सबको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कोर्स के साथ जुड़ जाओ आप लोग, वहां पर सभी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र क्या होता है? द ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते ही कोई पिंड ऊपर की ओर से नीचे की ओर आता है तो वो क्या होता है? सिंपल लाइन होता है, पैराबोला होता है, सर्कल ये तो होता है, या हाइपरबोला? तो ये होता है परवलयकार, परवलयकार हाइपरबोला, ये इस प्रकार का चीज होता है। ये ऐसे आपने फेंका, ये ऐसे आकर यहाँ पर रुकेगा, यही जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यही आपका आर था, रेंज था। ये वाला जो हाइट होता है वो आपका हाइट होता है, मैक्सिमम ऊंचाई, सर्वाधिक कितनी ऊंची तक वो गया होगा जब आपने किसी चीज को, गेंद को, पत्थर को फेंका है, तो ये हाइट होती है, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में उसका लगने वाला समय उड्डयन का लगता है, मतलब फ्लाइंग टाइम, जितने ड्यूरेशन पर ऊपर में रहा उसको टी से दर्शाते हैं। तो ये अलग अलग 3 अलग अलग चीजें होती है। तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा ना, ये वाला, ये क्या है? पैराबोला है, ये सर्कल नहीं होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला, परवलयाकार होता है। आगे, वेग में परिवर्तन करने वाला समय, सॉरी क्या बोल रहे हैं, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। तो वेग में परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है जी? एक्सेलरेशन तो होता है। कहाँ गया एक्सेलरेशन? त्वरण। सिंपल सा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं रेलवे के एग्जाम में, सिंपल आपको देगा लिखकर कि क्या है बताओ। बट आपका किस्मत अच्छा होना चाहिए कि इतने अच्छे क्वेश्चन आए। कभी कभी न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल ज्यादा दे दिया जाता है एक ही शिफ्ट के एग्जाम में, कभी कभी इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको टाइम लगेगा ही नहीं एग्जाम में इस फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए। और कभी कभी थ्योरी में भी लेंदी क्वेश्चन देते हैं, जैसे अभी ऊपर कथन वाले क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले, वो 4 स्टेटमेंट डाल के देगा ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, बार बार आप पढ़ो। इसलिए ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा आप एग्जाम्पल को याद रखना, ताकि आपको तुरंत देखती समझ में आए तो दूसरे का है, तीसरे का, पहले का है करके। नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम कह करके। चलो अगला प्रश्न, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, इन 5 सेकंड, ठीक है, इन 5 सेकंड, यहाँ पर 5 मिसिंग है, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में क्या होता है? ये कार का वेग बदल रहा है। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितना हो रहा है? 5 से 10, मतलब 10 से 5 समझ लो। मैक्सिमम वाले को पहले लिखते हैं, पुराने वाले को मात, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यही होता है आपका ये एक्सेलरेशन। तो अंतिम वेग 10 तक जा रहा है, प्रारंभिक 5 था, कितने समय? 5 सेकंड में कितना आएगा? 5/5, 5/5 मतलब क्या आएगा भैया? 1। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल था क्वेश्चन। पानी ला, ठीक है। अगला प्रश्न, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। कार का त्वरण 0 होगा, कब के केस में पूछ रहा है ये भी देखते चलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ कार रनिंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से जा रहा है ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक। तो कौन सा वाला सही होगा? कार का त्वरण 0 होगा। अरे कार का त्वरण तो नियत है बोल रहा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहले ही हट गया, ऑप्शन ये हो नहीं सकता। कार का वेग 0, अगर वेलोसिटी ही 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन खुद 0 हो जाएगा, चेंज ही नहीं है वेलोसिटी में, तो कहां से एक्सेलरेशन आएगा? तो ये भी गलत है। हमको क्या पूछा? सत्य पूछा है, तो दोनों तो गलत थे। कार का त्वरण निरंतर बदलता रहता है, नियत बोला है, प्रश्न में ही बोला है कांस्टेंट, प्रश्न में क्या बोला है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण, तो ये तीनों नहीं हो सकते, बदलेगा कैसे? कार का वेग निरंतर बदल रहा है, हाँ ये होगा राइट आंसर। कैसे होगा समझा देता हूं। क्या बोलता है? ये नियत, ये कांस्टेंट कब होगा? जब लगातार पहले भी, अगर पहले भी वेलोसिटी में चेंज 1 हो, उसके बाद भी 1 हो, 1 हो, 1 हो, तो एक्सेलरेशन समान रहेगा। कैसे समझाता हूं। पहले मान के चलो 5 था, एक्सेलरेशन 5 था, अब वो हो गया 10, कितने में? 1 सेकंड में। फिर वो हो गया 15, कितने में? अगले 1 सेकंड में। तो भैया क्या होता है? ए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो 5 से 10 होने में कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यहाँ पर 10 से 15 होने में कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ, कितने में? 1 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 5 ही तो आ रहा है, 5/1 मतलब 5। तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है,
तो ये कब होता है? जब वेग निरंतर बदल रहा हो, कार का वेग निरंतर बदल रहा हो, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक समान बना रहेगा। क्या बना रहेगा? एक समान बना रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम घूम जाते हैं कि क्या और कैसे होगा भैया। तो कार का त्वरण निरंतर कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नियत उसमें पूछा ही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? When an object is moving at a uniform speed, what will be its acceleration? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, वेरिएबल होगा। सिंपल सा, एक समान गति कर रहा मतलब वेलोसिटी क्या है जी? इक्वल है। वेलोसिटी पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, आगे भी 5 रहेगा, उसी को तो एक समान गति बोलोगे। आप 70 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, 15 मिनट बाद भी 70 की स्पीड में ही गाड़ी चला रहे हो, क्या हो गया? आपका एक्सेलरेशन, गति चेंज हुआ क्या? स्पीड चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जहां स्पीड चेंज रहा हूं वहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, शून्य होगा। त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वरण की विमा क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। विमा के लिए मैं बता देता हूं, सिंपल सी 3 चीजों पर फोकस किया जाता है। एक तो लेंथ पर, एक मास पर और एक टाइम पर। लेंथ के लिए एल से दर्शाते हैं, मास के लिए एम से दर्शाते हैं और टाइम के लिए टी से दर्शाते हैं। इसी के आधार पर विमा डिसाइड की जाती है। अब ये विमा कहां से आता है सर? तो ये इसके यूनिट पर आएगा, इसके मात्रक पर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका होता है? लेंथ का। तो एक बार लेंथ आया कि 2 बार? एक ही बार। घात 1 है मतलब एक ही बार लेंथ, तो एक बार लेंथ आ गया। मास आया क्या? तो एक बार आया तो घात में 1 डालो। ऊपर में है, पॉजिटिव में ही है ना, तो पॉजिटिव ही लिखोगे। एम कितने बार आया है? एम नहीं आया है, 0। ठीक है। बटे में एस दिख रहा है, बटे में एस दिख रहा है। एस क्या होता है? सेकंड, समय, टाइम। टाइम को हम लोग टी से दर्शाते हैं। घात कितना है? 2। तो ये L1 M0 T अपॉन T2 रहेगा। लेकिन इसको हम लोग जब ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? L1 M नहीं था तो उसको 0 करके दर्शाना पड़ता, नहीं है तो भी दर्शाना है। T नीचे था तो ऊपर जाएगा माइनस का 2। तो देख लो किसमें है ये? L1 M0 T - 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए आता है, अगर आपको यूनिट पता हो किसी भी क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो आपकी वेलोसिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर आपको यूनिट पता है आप ऐसे उसका विमा निकाल सकते हो, उसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको बना पाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। नकारात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन, निम्न में से किसकी दिशा के विरुद्ध है? इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब मेरी गति क्या हो? कम होने लगे तब मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो गति कम होगी तो एक्सेलरेशन घटने लगेगा, उसी को मैं ऋणात्मक त्वरण बोलूंगा। लेकिन गति कम होगी तो क्या मैं पीछे की ओर आऊंगा? क्या नहीं, मैं तो गति कम होगी तो भी तो आगे ही जाऊंगा ना भाई। भले मेरी पहली स्पीड 70 थी, अब मेरी स्पीड 50 हो गई, फिर 40 हो जाए, लेकिन मैं जा तो उसी स्पीड से आगे रह रहा हूं ना। लेकिन मेरा त्वरण क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे घट रहा है, 70 से 60, 50, 40 ऐसे हो रहा है, लेकिन गति आगे की ओर। तो गति की विपरीत दिशा में ये लगता है। तो ये किसके उधर विपरीत दिशा में लगता है? वेग, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की विपरीत दिशा में आपका नकारात्मक त्वरण लगता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि आपका वेग तो लगते जाएगा, आप सामने जाओगे, लेकिन नकारात्मक त्वरण उसको रोकने का प्रयास करता है। इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर दूसरा वर्ड यूज किया जाए तो रिटार्डेशन, और हिंदी में मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, देन विल बी द एक्सेलरेशन। कितना होगा ये एक्सेलरेशन? सिंपल चीज थी, आपको एक्सेलरेशन ही पूछा था। 10 किलोग्राम के द्रव्यमान के बारे में पूछा था, 20 न्यूटन का बल लगा है। पहले फॉर्मूला बता देता हूं। F इक्वल टू क्या होता है? m, द्रव्यमान गुना त्वरण। कैसे आया था? बताया था, संवेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन हो गया, m × a। इसमें 20 दे दिया है बल को, द्रव्यमान दे दिया 10 किलोग्राम, त्वरण निकालना था, सीधा 2 बार में कट रहा था, तो 2a आ गया, 2 मीटर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है इसका क्या यूनिट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड की गति से त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? जब भी दूरी में मैंने पूछा बोला, आपको सीधा याद रखना है, ये तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से बनेगा। नहीं बन रहा उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया तो बल से बनना चाहिए। लेकिन बल में दूरी कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, द्वितीय नियम ut +
हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमेशा बोला जब भी स्थिति या दूरी की बात करें सेकेंड लॉ अप्लाई करना। सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो u क्या है, u कहीं पर दिया है आपको, नहीं दिया, तो u 0, प्रारंभिक वेग 0, समय कितना था 8 सेकंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया 3 मीटर दिया ना, समय कितना था 8, तो 2 से ये 4 बार में गया तो कितना बच रहा जी, ये तो 0 हो गया, 8 गुना 0 प्लस ये कितना हो गया 4 3 12 12 8 96, तो 96 ही आएगा। अब ये किस में आएगा, दूरी पूछा तो मीटर में लेना आपको आंसर, सब तो 96 में, लेकिन हमको यूनिट देखना है, किसके बारे में पूछा है, मीटर, दूरी के बारे में पूछे तो 96 मीटर होगा। तो आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे। अगला है, एक वस्तु स्थिर से प्रारंभ होती है, स्थिर बोल दिया मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसको क्या होगी 0 होगी, प्रारंभ होता है 4 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर त्वरण से, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी, गति पूछ रहा है 8 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या क्या गिवन दे दिया आपको, गति पूछा v निकालने बोल रहा है, तो v के लिए सिंपल सा फॉर्मूला था एक, तो ये s वाला क्यों नहीं लिए सर, स्थिति बताया ही ना, पूछ वो रहा है वेलोसिटी और प्रारंभ वाले को 0 बोल दे रहा है, तो इनिशियल को तो 0 बता दे रहा है, तो क्या पूछेगा, एंडिंग वेलोसिटी ही पूछेगा। एंडिंग वेलोसिटी के दो फॉर्मूला, एक ये वाला होता है और एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए a तो दिया था लेकिन s नहीं दिया था, तो ये फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया, यही लगा सकता था। अब इसको मैंने सॉल्व करना था तो v निकालता, इनिशियल वेलोसिटी तो बोल दिया, आरंभ बोलता स्थिर से बोल रहा है, स्थिर मतलब स्टेबल था, रेस्टिंग पोजीशन में था 0। a कितना दिया है 4, समय कितना दिया t 8, तो 8 चौक कितना हो गया 32, 0 धन 32 32 ही आएगा, और किस में आएगा 32 मीटर पर सेकंड में आएगा, तो 32 मीटर पर सेकंड। यही चीज बता रहा हूँ कि कैसे जज करना है आपको, बना तो आप लोगे शायद इससे भी फास्ट, लेकिन कैसे जज करना वो मैं सिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है, स्थिति और वेग के बता दिया। ऐसे एक और प्रश्न था पूछा था, क्या बताएगा, इसको भी बताना, कौन सा समीकरण है चारों में से कौन सा समीकरण जो स्थिति और वेग को दर्शाएगा, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपका ध्यान रहा होगा तो आप तुरंत इसका कमेंट करोगे, और नहीं कर पा रहे हो और उल्टा मुझके मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लग गया कि सर बताते नहीं हो आंसर, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करके ऊपर आया, आपको 5 मिनट दिया, क्यों दिया, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में तो बताऊंगा ही। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है, ठीक है, उस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी विस्थापन का मान ज्ञात करो। विस्थापन मतलब क्या है, डिस्टेंस, दूरी को ही पूछ रहा है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा क्या आपका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी से आप बनाओगे, इसी से आप बनाओगे। अब जब एक समान वेग बोले तो उसका इनिशियल वेग भी 2 रहेगा, एंडिंग वेग भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 की स्पीड से चल रहा है और कहीं पर रुकने का तो बात ही नहीं किया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 2। आपका 1.5 न्यूटन का बल बोला है, लेकिन एक्सेलरेशन कहीं पर नहीं बता रहा है, समय बता दिया, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन था भैया, 2 का स्पीड था, 2 सेकंड था, 1/2, एक्सेलरेशन आपको अभी नहीं पता, और ये 2 सेकंड 2 बार और लिख लो। ए चाहिए तो ए आप कैसे निकालोगे, ए चाहिए तो ए के लिए तो कुछ गिवन होना चाहिए, तब तो मैं ए निकालूं, तो दिया है ना न्यूटन, 1.5 न्यूटन का बल, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम दिया है क्या, दिया है 1 किलोग्राम, तो यहां से निकालोगे आप 1.5, एम कितना दिया 1 किलोग्राम, ए कितना दिया है ए निकालना है, कितना निकलेगा, भाग भी दोगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 ही आएगा क्या, ए की वैल्यू आ गई 1.5, पुट कर दो यहाँ पर ए की वैल्यू को 1.5, तो जैसे ही 1.5 आप यहाँ पर पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो 2 और 2 तो पहले ही कट गए, 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया जी 7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, विस्थापन का मान। समझ में आया, तो हमेशा विस्थापन बोले, स्थिति बोले, दूरी बोले, यही फॉर्मूला लगाना है आप, जो नहीं गिवन है उसके लिए कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा, आपका निकल गया, ए नहीं पता था ए निकल गया, तो ऐसे सॉल्व करना, घबराना नहीं है, जो गिवन है उसको लेते हुए चलना। अगला प्रश्न, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑक्सिलेटर, लयबद्ध दोलक जो हो रहा है, दोलन हो रहा है, उसको क्या होता है ऑक्सिलेशन बोलते हैं। ऑक्सिलेटर बोल रहा है कैसे, हार्मोनिक, हार्मोनिक मतलब लगातार, एक ही जैसे आगे पीछे लगातार झूला होता है ना, उसी को हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ऑक्सिलेटर की तरह काम करता है, अगर पेंडुलम हार्मोनिक ऑक्सिलेटर की तरह काम करता है, अतः इस खाली स्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। किस में करेंगे, दादाजी की घड़ी में, कलाई में पहनने वाली घड़ी में, धूप घड़ी में, या रेत की घड़ी। रेत की घड़ी में तो कभी नहीं आएगा, इसमें तो रेत चलता है। धूप की घड़ी में इसमें भी नहीं आएगा, ये सन के अकॉर्डिंग रोटेट होता है, ये चलता है।
कलाई में पहनने वाली ये तो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक ऐसे चलती रहेगी। फिर एक आएगा आपका रिस्ट वॉच, भी नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट वॉच में जो होता है वो आपका हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन एक मीन पोजीशन के दोनों ओर नहीं होता है। तो पेंडुलम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो गोल 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 वृत्ति गति करते हुए चलता। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, दादाजी की घड़ी, ग्रैंडफादर्स वॉच। जो पुराने जमाने की घड़ी आती है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये पेंडुलम होता है ऐसे पेंडुलम। ये पेंडुलम क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से इधर भी जाएगा फिर इधर आएगा, ये लगातार ऐसे घूमता है। इसके बारे में बोल रहा हूँ, दादाजी की घड़ी आएगी यहाँ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 35वां। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? सिंपल सा बात है, जब फोर्स वाला और चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। जब भी आप गाड़ी चलाओ ना, कार में ये ज्यादा महसूस होगा, आप चलाओ या बैठो, जब भी सर्कल में मुड़ो तो एक और आप ऐसे झुक जाते हो। अगर इधर सर्कल ले रहे हो तो इधर झुक जाओगे। कारण क्या होता है कि सेंटर पर घूमने के लिए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो आपको घुमाने में मदद करता है, लेकिन सेंटर के बाहर की ओर भी एक फोर्स लगता है जो आपको पीछे की ओर धक्का देता है। वो तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या कहलाता है आपका, सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। तो हमें बाहर की ओर धक्का देता है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स, अप केंद्रीय बल। और घूमने में कौन कारगर होता है, तो वो केंद्राभिमुख बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर धक्का देता है और ये सेंट्रीपेटल आपको केंद्र से गोल घुमाने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे आप चल रहे हो, टायर गोल गोल घूम रहे, ये सब क्या है, फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। अगर फ्रिक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप फिसल कर गिर जाओगे। क्या होगे, फिसल कर गिर जाओगे। तो फ्रिक्शन होना चाहिए तब आप चल पाओगे। टेंशन फोर्स, कोई भी रस्सी पर कुछ चीज लटका दो, तनाव के कारण एकदम सीधा रहता है, टेंशन फोर्स है वो। स्प्रिंग को अगर आप टाइट करके रखे हो, जैसे पहले की घड़ी की गाड़ी आती थी ना, पहले स्प्रिंग वाला घड़ी आता था, खिलौने आते थे, आप उसको स्प्रिंग को टाइट करते थे, तनाव आता था, धीरे 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 वो वापस स्प्रिंग अपने पोजीशन पर आता था और टेंशन से रिलीज होता था। वो टेंशन बल कहलाता है। ये वो वाला टेंशन नहीं जो आपके माइंड में होता है, वो अलग चीज है। अगला प्रश्न, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेम अभी जो मैंने बताया ना आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल। क्यों ये अप केंद्रीय बल लगता है? सिंपल सा चीज है, अभी मैंने बताया। आप ये वृत्ताकार सर्कल था, सेंटर था, आप ऐसे गोल घूम रहे थे, आप इधर गोल घूमने के लिए एक फोर्स लगाते हो जो सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपेटल फोर्स आप अंदर की ओर लगाते हो और गोल घूम पाते हो, लेकिन यहीं से आपके ऊपर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, अब केंद्रीय और अभिकेंद्री बोलते हैं इसको, अप केंद्रीय और अभिकेंद्री। तो अभिकेंद्री बल के कारण आप गोल घूम पाए और अपकेंद्री बल के कारण आप बाहर की ओर धक्का महसूस कर पाते हो। और यही कारण होता है कि अपकेंद्री बल के कारण जब आप ऐसे गोल गोल दूध के ऊपर मथते हो, उसको घुमाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, उसके ऊपर का जो मक्खन होता है, क्रीम होता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। सेम वॉशिंग मशीन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अपकेंद्री बल, ठीक है। तो अपकेंद्री बल बाहर की ओर लगता है और अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लगता है, जो घूमने पर मदद करता है। जो अभिकेंद्री बल होता है उसका मान याद रख लेना, mv² होता है, ठीक है, mv² अपॉन r। क्या होता है, mv² अपॉन r होता है अभिकेंद्री बल का, या केंद्राभिमुख बल बोलते हैं, उसी को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, और जो बाहर लग रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं। आगे, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? एक समान वृत्तीय गति कर रहे जी, तो एक समान वृत्तीय गति है तो उसका एक्सेलरेशन तो पहले ही शून्य हो गया, गति में तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक समान बोल रहा है। तो क्या द्रव्यमान, किसी भी चीज का द्रव्यमान मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। मोमेंटम, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं। मोशन तो एक समान है, पहले ही बोल दिया, तो बचा क्या, डायरेक्शन। कैसे, आप हाथ में पत्थर को पहले से गोल गोल घुमाते थे ना, उसमें क्या होता है, आप लगातार एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, गोल वो घूम रहा है, लेकिन उस पत्थर का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तभी तो सर्कल में मोशन कर पा रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो सीधा सीधा चलता है कि कभी भी नहीं। तो दिशा लगातार चेंज होती है जब एक समान वृत्तीय गति होता है। तो चाहे वो मौत की कुएं पर घूमते हुआ कार हो, बाइक हो, वो एक समान गति के साथ घूम रहे हैं तो उसका हमेशा पोजीशन चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है, तो दिशा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरीके से क्या थी? द वर्किंग ऑफ अ वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक वॉज कंप्लीटली क्या थी? तो पहले ना इलेक्ट्रिकल वॉच नहीं आते थे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल वॉच नहीं आते थे, सारे के सारे मैकेनिकल होते थे। तो ये मैकेनिकली था पूर्णतः। बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केवल इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर बैटरी पर चलने वाला हो गया। तो पहले जमाने के जो थे वो मैकेनिकली वर्क करते थे, टिक टिक उसमें गियर सिस्टम रहता था और उसको धीरे धीरे घुमाता था।
आगे, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल होगा। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। किसके लिए? सरल लोलक के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। लेंथ, जिस रस्सी पर वो पेंडुलम लटका होगा। जी, ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले, गुरुत्वीय त्वरण बोलो, ये होता है, फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद रखना जी। ठीक है, तो यहां पर जब 2 पाई को कांस्टेंट लो ना, तो ये जो टी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एल अपॉन जी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूं तो अंडर रूट एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं तो अंडर रूट 1 अपॉन जी के। तो जब भैया पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दे रहे हो, रस्सी की ऐसे लंबाई आप बढ़ा दे रहे हो, तो क्या होगा? रस्सी की लंबाई बढ़ोगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, भले स्क्वायर रूट के फॉर्म में बढ़े लेकिन बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ाने से उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होता है? बढ़ जाता है, और बढ़ने से पेंडुलम सुस्त हो जाएगी, धीरे धीरे चलने लगेगी। गर्मी के दिनों में यही होता है। अगला, दोलक के लिए, ऑक्सीलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर मतलब ये ना सिग्नल भेजने वाले के बारे में बोल रहे हैं। ऑप्शन सिग्नल से रिलेटेड दिए थे तो वही बता रहा हूँ। एक ऑक्सीलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, ये सिग्नल भेजने का काम करता है। तो ये सिग्नल जनरेट भी करता है, सबसे पहले भेजने से पहले जनरेट करता है। तो साइन वेव में भी करता है, स्क्वायर वेव में भी करता है। साइन वेव और स्क्वायर वेव क्या, ये जो सिग्नल जनरेट करेंगे ना, साइन वेव रहेगा तो ऐसे चलेगा ये, और स्क्वायर वेव रहेगा तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे। तो ये दोनों तरीके से ये संकेत भेजता है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, देखो। तो संकेत साइन वेव हो सकते हैं, हाँ होता है। स्क्वायर वेव हो सकते हैं, हाँ होता है। अर्ध स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा था हमको, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होते, ये तो साइन वेव होते हैं, तो स्क्वायर वेव होते हैं। और ऑप्शन डी कहते हैं रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। दोलक सिग्नल का मतलब ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर में जैसे सिग्नल आते हैं उसको रेडियो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये सही है। तो सी आपका गलत आंसर था, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर होना चाहिए वो गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड? तो भैया सर्कुलर पाथ में लगातार एक समान गति करेगा तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ में करेगा तो वृत्ति गति होगा। अब वृत्ति गति कहां पर दिख रही है? दोलनी गति तो नहीं हो सकता। वृत्ति गति यहां दिखा, यहां दिखा, ये दोनों तो हट गया। परिसंचारी गति भले सर्कुलेटरी मोशन दिखा है, लेकिन ये सर्कुलेटरी मोशन में कौन सा वाला बोल रहे हैं? एक समान वाला बोल रहे हैं ना। स्थिर गति, स्थिर मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट है तो एक समान होगा, तो समान वृत्ति गति आएगा आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला है, किसी ऑक्सीलेटर मतलब दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? मतलब वन एम्पलीट्यूड, अगर एक एम्पलीट्यूड पूरा वो कंप्लीट कर रहा है, अगर ये लोलक ले लूं, चलो दोलक ले लेते हैं, पेंडुलम ऑक्सीलेटरी मोशन कराते हैं। ये मीन पोजीशन है, यहां से मैंने इसको पीछे करके इस पोजीशन से छोड़ा, ये यहां पर आया, वापस गया, फिर यहां पर से ये यहां पर वापस आएगा, तभी तो बोलोगे जी वो अपना एक सर्कल पूरा कर लिया करके। वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है, जितना मैक्सिमम पॉइंट तक वो जाता है। और इसी आयाम को जब वो एक बार कंप्लीट करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। इंफ्रारेड नहीं होगा, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लिया गया समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। अब वही एक टाइम पीरियड लगातार वो चीज मोशन करते रहे, तो वो चीज क्या कहलाएगा? आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। चलो, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? एक समान होती, वृत्ति गति होती है, असमान होती है, या फिर आवर्ती गति होती है? तो ये आवर्ती हार्मोनिक मोशन होता है। जो दोलन वाला ऑक्सीलेटरी मोशन होता है, जो आवर्ती गति होती है ना, ये एक समान ही गति होती है। कैसे? जैसे पेंडुलम अपने पोजीशन से, मीन पोजीशन से दोनों ओर ऐसे आते जाते रहते हैं ना, वैसे झूले पर कोई लड़की बैठे या लड़का बैठे, अगर वो बैठा है तो वो सेम पोजीशन पर ऐसे आगे की ओर आएगा, देन पीछे की ओर जाएगा, आगे की ओर आएगा, पीछे की ओर जाएगा, आगे की ओर आएगा, पीछे की ओर। तो क्या कर रहा है? आवर्ती गति कर रहा है। आवर्ती गति, हिंदी में आवर्ती बोलेंगे, इंग्लिश में हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। लगातार एक ही जगह पर बार बार आना जाना। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? और अगर आपको सेशन अच्छा लगता होगा तो लगातार शेयर करिएगा वीडियोस को, और लाइक भी करना दबा के, ताकि मैं खुश हो जाऊं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक, तो गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? तो दूसरे नियम के समीकरण को मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो दूसरा नियम में वर्ड बताया था संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान गुना वेग में परिवर्तन समय के साथ चेंज ही क्या कहलाता है? आपका फोर्स कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? फोर्स। ये इतना पोर्शन ये था, ये इतना बन गया तो फोर्स हो जाता है। तो फोर्स वाला आपका
निकलता है क्या, mv अपॉन dt, और ये dv बाई dt क्या कहलाता है, आपका a कहलाता है। तो क्या बन के आ जाता है यहाँ से, f इज इक्वल टू ma। तो ma कहाँ पर दिख रहा है, देख लो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये राइट आंसर था, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण। तो इसको पूछता है दूसरा समीकरण किसका व्यंजक देता है, किसका फॉर्मूला देता है, किसका फंक्शन देता है, तो फोर्स का फंक्शन देता है, फोर्स के व्यंजक देता है दूसरा समीकरण, किस सॉरी दूसरा नियम, समीकरण नहीं दूसरा नियम किसका, मोशन का, गति का। और ये सभी नियम न्यूटन ने दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, समीकरण भी न्यूटन ने दिए। चलो देखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या होता है, संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। बार बार तो पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, दो टाइप का होता है, एक रेस्ट का, एक मोशन का। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसका राइट आंसर है। तो ये थे टोटल आपके 45 क्वेश्चन जो कि मोशन से रिलेटेड थे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और 3 क्वेश्चन के मैंने आपको जवाब मांगे हैं, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एनटीपीसी की जो ये लगातार साइंस में फिजिक्स की क्लासेस चल रही है उसके किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।